तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2011 में आई फिल्म टेक शेल्टर। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें कर्टिस को दिखाया जाता है जो कि बड़ा ही परेशान होकर आसमान में गरजते बादलों को देख रहा था और देखते ही देखते अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात यह होती है कि पानी की जगह यहाँ पर अजीब सा एक वाटर ऑयल बरस रहा था। अब इसके बाद सीन चेंज होकर हमें दिखाया जाता है कि कर्टिस तैयार होकर अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करता है और उन्हें बाय कहकर अपने काम पर निकल जाता है। और जब वो बाहर निकलता है तो आसमान एकदम साफ होता है। तो आखिर वो गरजते हुए काले बादल कहाँ गए, ये हमें इस मूवी में आगे पता चलेगा। तो फिल्म की शुरुआत में कर्टिस को देखने से ही हमें पता लग जाता है कि वो एक मिडिल क्लास आदमी है। उसकी वाइफ का नाम सेमेंथा है और उसकी एक बेटी है जिसका नाम हैना है, जो कि सुन नहीं पाती। और कर्टिस एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है और घर के खर्चों में हाथ बटाने के लिए सेमेंथा भी छोटा मोटा सिलाई का काम करती है। खैर अब सेमेंथा अपने गार्डन में खेल रही होती है और यहाँ पर खेलते हुए उसके हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर सेमेंथा पहुंच जाती है और उससे वो टुकड़ा लेकर वहीं पास में फेंक देती है। और ये लकड़ी के टुकड़े कर्टिस ने काफी समय से संभाल कर रखे थे क्योंकि वो इनसे एक सेफ हाउस बनाना चाहता था। लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो इसे अभी तक नहीं बना पाया। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि कर्टिस सेफ हाउस क्यों बनाना चाहता है। दरअसल अमेरिका में कई सारी जगहों पर काफी तूफान आते रहते हैं, जिनसे बचने के लिए अमेरिका में लोग अपनी जगहों में अंडरग्राउंड बंकर्स बनाते हैं। खैर अब इससे पहले कि उस मलबे से किसी और को नुकसान पहुंचता, कर्टिस उसे ठिकाने लगाने लगता है। लेकिन उसी वक्त तेज गरजते बादलों के साथ बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और फिर से वही ऑयली बारिश होने लगती है। और सबसे हैरानी की बात यह होती है कि इस बारिश में उसके डॉग को अचानक से कुछ हो जाता है। वो पागल सा हो जाता है, वो जोर जोर से भौंकने लगता है और उसकी रस्सी टूटते ही वो अचानक से कर्टिस पर हमला कर देता है। और अचानक से कर्टिस अपनी नींद से उठता है, यानी कि ये उसका एक सपना था। अब यहाँ पर उसके हाथों पर कोई निशान तो नहीं होते, लेकिन उसे उस जगह पर दर्द हो रहा था। वहीं उसका डॉग एकदम शांत होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। ऐसा बार बार होने की वजह से कर्टिस भी थोड़ा परेशान होने लगा था, लेकिन उसके साथ वाकई में कुछ अजीब हो रहा था। अब काम करते वक्त लाखों वर्ड्स उसे आसमान में नजर आती है, लेकिन उसके साथ काम करने वाले स्टुअर्ट को ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। खैर अब इसके बाद जब वो हैना की पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करके लौट रहा होता है तो रास्ते में फिर से वही मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और इस बार भी पानी की जगह कुछ ऑयल सा बरस रहा था, जिसकी वजह से सामने कुछ भी देखना काफी मुश्किल हो रहा था। अब तभी यहाँ पर अचानक से ऐसा लगता है जैसे कर्टिस ने किसी पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी और गाड़ी एक जगह पर जाकर ठुक जाती है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि किसी को भी कोई चोट नहीं आती। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर कुछ लोग आकर उन पर हमला कर देते हैं और वो हैना को अगवा कर लेते हैं। और एक बार फिर से कर्टिस की आंख एकदम घबरा कर खुलती है। वहीं हैना जो कि कुछ सिलाई करके अपने पैसे कमा रही होती है, तो वहीं कर्टिस की नजर अपने सेफ हाउस के पड़े उस मलबे पर पड़ती है। वो जल्द से जल्द अपने उस सेफ हाउस को ठीक करने के ख्यालों में खो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं उसका वो तूफान का सपना सच ना हो जाए, क्योंकि उस तूफान में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे लोग पागल होकर एक दूसरे को ही मारने लगेंगे, ठीक वैसे ही जैसे उसके डॉग ने उस पर सपने में जानलेवा हमला किया था। और इसीलिए उन्हें तूफान से बचने के लिए सेफ हाउस की जरूरत तो पड़ेगी ही, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उसे ठीक से बना सके ताकि जब मुसीबत आए तो वो उसमें अपने दिन बिता सके। अब कर्टिस की बेटी खिड़की की तरफ देखती हुई नजर आती है और जब कर्टिस वहां जाकर देखता है तो कोई अनजान आदमी उसे घूर रहा था। अब देखते ही देखते पूरा घर हिलने लगता है, घर का सारा फर्नीचर हवा में तैरने लगता है। कर्टिस को भी वो दर्द होने लगता है और तभी अचानक से वो फिर से नींद से उठता है। वो इतना डर जाता है कि वो अपने बेड में ही पेशाब कर देता है और साथ ही वो इस बारे में अपनी वाइफ को भी बताकर उसे टेंशन नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो उसे कुछ भी ना बताने का फैसला करता है। अब अगले दिन वो डॉक्टर के पास जाता है और अपनी सारी हालात उन्हें बता देता है कि उसे किस तरह के हेलुसिनेशन और डिल्यूजन आ रहे हैं। डॉक्टर को ये कोई मानसिक बीमारी लगती है, इसीलिए वो उसे कुछ दवाइयां लिख देते हैं और साथ ही एक साइकाइट्रिस्ट हायर करने के लिए कहते हैं। लेकिन कर्टिस के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो किसी साइकाइट्रिस्ट को अफोर्ड कर पाए और इसीलिए वो इस वक्त उस डॉक्टर की लिखी हुई उन दवाइयों को लेने का ही फैसला करता है। वहीं उनकी फैमिली के लिए खुशखबरी आती है कि इंश्योरेंस कंपनी ने हैना का कोरल इम्प्लांट अप्रूव कर दिया है और ये सब कर्टिस के एम्प्लॉय बेनिफिट इंश्योरेंस की वजह से हुआ है। और यहाँ पर हमें उनके ड्रीम वेकेशन के बारे में भी पता
चलता है जिसके लिए वो काफी लंबे समय से पैसे जमा कर रहे थे। खैर अब कर्टिस उस डॉक्टर की बताई हुई दवाइयों को लेता है और काफी दिनों के बाद उसे एक अच्छी नींद आती है और अगले दिन वो काफी फ्रेश महसूस करता है। लेकिन उन विजन से पीछे छुड़ाना इतना आसान नहीं था क्योंकि उस दिन काम करते वक्त उसे जोर से बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई देती है जो कि उसके साथी को बिल्कुल सुनाई नहीं देती। इसके बाद उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे सांस लेने में भी परेशानी होती है। वो पैरानॉइड होने लगता है। खैर जैसे तैसे नॉर्मल होकर वो अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है। वो उनसे कहता है कि क्या आपको भी ऐसा कुछ होता था। वो उनसे ऐसा इसलिए पूछता है क्योंकि उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी थी और उन्हें 23 साल की उम्र से ही पैनिक अटैक आने लगे थे जैसे कि उन्हें कोई घूर रहा है और तब से वो हॉस्पिटल में ही एडमिट हैं और आज भी उन्हें कुछ ज्यादा याद नहीं रहता है, इसीलिए उन्हें कर्टिस को पहचानने में भी काफी दिक्कत होती है। अब कर्टिस को काफी चिंता होती है क्योंकि उसे अपना इलाज ही नहीं मिल रहा था और साथ ही उसके पैसे भी खर्च होते जा रहे थे। अब कर्टिस अपने डॉक्टर से किसी और सस्ते साइकाइट्रिस्ट के बारे में पता करता है लेकिन वो सिर्फ एक काउंसलर निकलती है। वो उसकी बीमारी समझ तो सकती थी लेकिन वो उसे कोई दवाई नहीं दे सकती थी। फिर भी कर्टिस उसे सारी सिचुएशन बताता है कि उसे किस तरह से हेलुसिनेशन और डिल्यूजन हो रहे हैं। काउंसलर उससे कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हें स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी नहीं है। अब कर्टिस को रात भर अपने परिवार की टेंशन होने लगती है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो विजन्स उसे आ रहे हैं ये एक ना एक दिन सच होने वाले हैं। इसलिए वो शेल्टर को बनाने के लिए पैसों का हिसाब लगाने लगता है लेकिन रकम इतनी ज्यादा होती है कि वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसीलिए अगले सुबह वो समंथा को बिना कोई खबर किए अपने घर को गिरवी रख देता है। अब उसी रात फैमिली के साथ कहीं से लौटते हुए कर्टिस को एक बार फिर से जोर से बिजली कड़कती हुई नजर आती है लेकिन उसकी फैमिली और उसके आसपास जितने भी लोग थे उन्हें ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता मानो ये कर्टिस के लिए कोई संदेश हो। इसीलिए अब कर्टिस और ज्यादा नहीं रुक सकता था। अब अगले दिन जब समंथा कुछ और पैसे कमाने में बिजी होती है उसी समय कर्टिस कुछ कंस्ट्रक्शन मशीन को बोरो करके अपने काम पर लग जाता है जिसमें उसका जिगरी दोस्त ना चाहते हुए भी उसकी हेल्प करता है। लेकिन तब तक समंथा लौट आती है और उसे ये एक्सपेंसिव कंस्ट्रक्शन वर्क देखकर बहुत गुस्सा आता है। उसके हालात और मेहनत से अनजान समंथा और उस पर गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि मैं मेहनत करके एक एक पैसा इकट्ठा कर रही हूँ और तुम फालतू के कामों में पैसा बर्बाद कर रहे हो। कर्टिस यहाँ पर उसे कुछ नहीं बताता और उस रात उसे एक और खतरनाक विजन आता है और समंथा पहली बार उसे इतनी सीरियस कंडीशन में देखती है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। समंथा उसी वक्त एम्बुलेंस को कॉल करती है लेकिन कर्टिस तुरंत ही एम्बुलेंस को कैंसिल कर देता है क्योंकि जाहिर तौर पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक हॉस्पिटल को भी अफोर्ड कर पाए। अब थोड़ा सा रिकवर करने के बाद कर्टिस समंथा को भी अपनी सिचुएशन के बारे में बता देता है। वो उसे बताता है कि पहले किस तरह से उसके विजन्स में बारिश होती है फिर उसके आसपास जितने भी बंदे होते हैं वो उस पर हमला करते हैं और साथ ही कर्टिस ये भी कहता है कि ये कोई सपना नहीं है बल्कि सच्चाई है क्योंकि सपने से जागने के बाद भी मुझे दर्द होता है। ये सुनकर समंथा भी बहुत दुखी हो जाती है। अब अगले दिन कर्टिस अपने बॉस से स्टुअर्ट को अपनी जान के डर से दूसरी टीम में शिफ्ट करने के लिए कहता है और उसका बॉस बिना कोई सवाल किए ये एक्सेप्ट कर लेता है। खैर अब अपना काम खत्म कर लेने के बाद कर्टिस वापस अपने शेल्टर के काम में लग जाता है। उसके भाई को भी उसकी सिचुएशन के बारे में पता लग जाता है इसलिए वो कर्टिस को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानता और पूरा दिन उसी में लगा रहता है। अब उसी दिन जब कर्टिस हैना को तैयार करके किचन की तरफ बढ़ता है तो उसे समंथा बारिश में भीगी हुई काफी गुस्से में चाकू की तरफ घूरते हुए नजर आती है। कर्टिस उसे रुकने का इशारा करता है और फिर झटके से उसकी नींद ब्रेकफास्ट टेबल पर खुलती है और अब कर्टिस की अगली परेशानी शुरू होती है। दरअसल उसके बॉस को उसकी कंस्ट्रक्शन मशीन यूज करने का पता चल जाता है इसलिए वो उसे नौकरी से निकाल देता है। अब बिना किसी काम के कैसे गुजारा होगा। वैसे ही उसके सर पर इतने ज्यादा लोन हैं और अब उसकी बेटी का इलाज भी नहीं हो पाएगा क्योंकि वो इंश्योरेंस भी इसकी कंपनी की तरफ से ही था। जब समंथा को इसके बारे में पता लगता है तो वो और भी ज्यादा टूट जाती है कि अब इनका क्या होगा। इसीलिए वो गुस्से में कर्टिस को चांटा भी मार देती है। वो हैना को लेकर यहाँ से चली जाती है और अब उसके काउंसलर का भी यहाँ से ट्रांसफर हो चुका था। अब वो नए सिरे से शुरुआत करने के लिए तैयार नहीं था। जैसे अब उसने अपनी जीने की इच्छा ही छोड़ दी हो लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए उस टोर्नेडो शेल्टर को बनाने में लग जाता है। समंथा भी उसके दिमागी कंडीशन को समझकर उसके पास वापस आ जाती है और एक अच्छी वाइफ होने के नाते वो उसे इस सीरियस सिचुएशन में नहीं छोड़ती। अब जैसे ही उसकी फैमिली की हालत थोड़ी ठीक होने लगती है उसकी बीमारी की बात बाहरी लोगों में भी फैल जाती है। लोग उसे पागल समझने लगते हैं और इतना ही नहीं उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ भी लड़ाई हो जाती है। अब यहाँ पर कर्टिस अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में सब पर चिल्लाने लगता है कि आज
आज तुम मुझ पर हंस रहे हो, लेकिन जल्द ही एक ऐसा तूफान आने वाला है जो कि लोगों को पागल कर देगा। तुम सब एक दूसरे को मारने लग जाओगे, तुम खुद हैवान बन जाओगे और तब सिर्फ मैं और मेरा परिवार बचेगा। ये बातें सुनकर उसकी फैमिली भी घबरा जाती है और इसके बाद अब कर्टिस रोने लगता है। लेकिन समंथा अपने पति की मेंटल कंडीशन को देखते हुए इस बार भी वो उसका साथ नहीं छोड़ती। अब उसी दिन जब कर्टिस अपने ट्रक में काम कर रहा होता है तो उसका वो भयानक सपना सच में बदलता हुआ नजर आने लगता है, क्योंकि लाखों की तादाद में बर्ड्स आसमान में मंडराती हुई नजर आती हैं। वो उन पर हमला करने लगती हैं और देखते ही देखते बड़े बड़े बर्ड्स की बारिश होने लगती है। अब पूरे शहर में टोर्नेडो के अलर्ट का सायरन बजने लगता है और कर्टिस हैना को बचाते हुए अपने घर की तरफ भागता है। अब सीन चेंज होकर समंथा को दिखाया जाता है जो कि जल्दी से सायरन की आवाज में कर्टिस को जगाती है और बाहर तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और ऐसा लग रहा था जैसे कर्टिस का ड्रीम सच होने वाला हो। इसलिए तीनों के तीनों जल्दी से कर्टिस के बनाए हुए टोर्नेडो शेल्टर में चले जाते हैं और खुद को वहीं पर लॉक कर देते हैं। अब देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। अब समंथा को लगता है कि बाहर सब कुछ ठीक हो गया होगा और बाहर हवा भी दूषित नहीं होगी, इसलिए वो कर्टिस को उसका मास्क निकालने को कहती है। काफी कहने के बाद कर्टिस अपना मास्क निकाल देता है, लेकिन वो अभी भी दरवाजा खोलने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे अभी भी डर होता है कि अगर पानी बाहर भरा होगा तो दरवाजा खोलते ही वो बंकर में आ जाएगा। अब काफी समय के बाद वो समंथा को चाबी देता है और कहता है कि तुम अपनी मर्जी से दरवाजा खोल लो। लेकिन समंथा कहती है कि कर्टिस तुम्हें अपने डर का सामना खुद ही करना होगा, इसीलिए तुम खुद ही ये दरवाजा खोलो। और अब उसकी बात मानते हुए कर्टिस डरते हुए वो दरवाजा खोल देता है और लकीली तूफान आकर चला गया था। वो इतना भी पावरफुल नहीं होता जितना कि वो कर्टिस के सपने में था। तो क्या कर्टिस के वो विजन महज इत्तेफाक थे जिसकी वजह से उसने अपना घर तक गिरवी रख दिया था? और शायद हाँ। अब अगले दिन समंथा कर्टिस को एक साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाती है जो कि उसकी सिचुएशन समझ जाता है और उसका ध्यान बंकर से हटाने के लिए उसे एक ट्रिप पर जाने के लिए कहता है और साथ ही उसे एक वार्निंग भी देता है कि अगर उसे पूरी तरह से ठीक होना है तो उसे अपना पूरा इलाज कराना होगा, यानी कि इंटेंस मेडिकल फैसिलिटी में रहना होगा। जैसे कि इसकी माँ अपनी फैमिली से अलग होकर हॉस्पिटल में दिन बिता रही थी, वैसे ही इसे भी हॉस्पिटल में दिन बिताने पड़ेंगे, यानी कि लोन से लेकर हैना का ट्रीटमेंट और कर्टिस के ट्रीटमेंट का भार पूरी तरह से समंथा पर पड़ गया था। खैर अब कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब ये दोनों अपने ड्रीम वेकेशन पर थे, जहाँ पर उन्होंने एक अच्छा अपार्टमेंट रेंट किया होता है और यहाँ मजे कर रहे होते हैं। और अब यहाँ पर कर्टिस के विजन सच होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा तूफान इनकी तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर अब कर्टिस समंथा की तरफ देखता है ये इशारा करने के लिए कि देखो मेरे विजन एकदम सही थे, और समंथा भी हाँ में नोट करती है कि हाँ वो एकदम सही था। और अब यहाँ पर वही ऑयली बारिश शुरू हो जाती है और अब समंथा भी उस ऑयली बारिश को महसूस कर पा रही थी, क्योंकि अब यही कयामत की शुरुआत थी जिसका इशारा गॉड से कर्टिस को मिला था। और अब यहीं पर ये फिल्म, ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।